हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। हमने कल बात की थी स्लेव डायनेस्टी की, तो आज हम करेंगे खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी आप जानते ही है, इसने लगभग 26 साल तक रूल किया। 26 साल राज करने के बाद इनका अंत हो गया। किसके साथ अंत हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के रूल के साथ ही इनका लगभग अंत हो गया था। तो आज हम बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी की। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो इस बेल आइकन को दबाइए और मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, खिलजी डायनेस्टी से। तो खिलजी डायनेस्टी का आप रूल देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये आज का जो पाकिस्तान है उससे लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान सब इसमें आ रहे थे। तो बहुत बड़ा रूल था। तो इसके फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इनको बाद में नाम मिला। उससे पहले इनका नाम था मलिक फ़िरोज़। ये जो पिछले हमारे सुल्तान थे स्लेव डायनेस्टी के, बलबन, उनके आर्मी में थे। तो क्या थी इनकी हिस्ट्री, हम पहले वो देख लेते हैं। इनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 96 तक 6 साल तक इन्होंने शासन किया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में एक जगह है कलाती गिलजी, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इसका नाम, इनको सुल्तान बनने के बाद ये नाम मिला है जलालुद्दीन खिलजी। उससे पहले इनका नाम था मलिक फ़िरोज़। ये कमांडर इन चीफ़ भी बन गए थे, उनके बॉडीगार्ड थे, चीफ़ ऑफ बॉडीगार्ड्स भी बन गए थे। उससे पहले इनका नाम था मलिक फ़िरोज़। इनके एक भाई भी थे जिनका नाम था शिहाबुद्दीन। ये दोनों ही बलबन के सेना में काम करते थे, शिहाबुद्दीन और फ़िरोज़। इनको एक टाइटल मिला था जब ये सेना में काम कर रहे थे गयासुद्दीन बलबन की, सरे जंदर। इसका मतलब होता है चीफ़ ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड्स। जो भी बलबन के बॉडीगार्ड्स थे, रॉयल बॉडीगार्ड्स थे, रॉयल फैमिली को जो गार्ड करते थे, उनके ये चीफ़ थे। उनकी सारी ज़िम्मा इन्हीं पर था। तो किस पर था? जलालुद्दीन खिलजी पर। और ये ममलूक डायनेस्टी से थे। ममलूक जो डायनेस्टी होती है उसमें एक स्लेव थे। किसके रूलर थे? जो कायकाबाद मैंने आपको बताया था, रूलर थे जो बलबन के पोते थे, उनके अंडर ये एक स्लेव थे। और बाद में वो उनके रीजेंट बन गए। उनके कायकाबाद जो थे, ये आपको पता ही है, पैरालिसिस हो गया था और बहुत ज़्यादा शराब और नशे में रहते थे। तो उसके बाद उनके बेटे को बनाया गया शासक, 3 साल के बच्चे को, और उसके मतलब सरप्रस्त बन गए, जिनका नाम था शहामुद्दीन कायूमार्स। और जान लेते हैं ही वॉज। इनको समाना फोर्ट जो है, पंजाब में समाना जगह है जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ पर एक फ़ोर्ट था। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। उसका गवर्नर भी बनाया गया था। इनको क्यों बनाया गया था गवर्नर? इन्होंने बहुत इन्वेजन्स को, मंगोल जो था राज्य, बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। चंगेज़ खान का आपने नाम सुना होगा। उसके अटैक से बचाने के लिए, मंगोल के अटैक से बचाने के लिए, सबसे पहले वो पंजाब के एरिया से ही आते थे। तो उनसे बचाने के लिए ये बहुत हाईलाइट हुए। जब मंगोल्स ने इन्वेजन करने की कोशिश की तो हमेशा इन्होंने बचाया। तो इस वजह से इनका नाम बड़ा हाईलाइट हुआ और इनको वहाँ का गवर्नर बना दिया गया, समाना फोर्ट का। तो बलबन की डेथ के बाद कायकाबाद जो थे, मैंने आपको बताया ही है, उनके पोते, उनको बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया शासक? दिल्ली में जो कोतवाल थे, मलिकल उमारा फ़खरुद्दीन। इनको मलिक फ़खरुद्दीन भी कहा जाता है, सिर्फ मलिक फ़खरुद्दीन। मलिक फ़खरुद्दीन जो कोतवाल थे दिल्ली के, उन्होंने, क्योंकि वो बड़े एक लॉयल थे गयासुद्दीन बलबन के, तो उन्होंने इन्हें जल्दी में शासक बना दिया। लेकिन ये सारा दिन शराब पीनी और अय्याशी में ही गुजारते थे। उसके बाद इनको पैरालिसिस का अटैक हो गया और उनकी जगह पर, और उनकी मौत हो गई, और उनकी जगह पर उनके 3 साल के बच्चे को वहाँ का शासक बना दिया गया। लेकिन जो और नोबल्स थे जो कोर्ट में होते थे उनके, उन्होंने इसके खिलाफ़ षड्यंत्र रचा और उन्हें मार दिया।
वो कैसे मारा था? उसको मारा था इसी ने, जलालुद्दीन मलिक फ़िरोज़ ने, इसी ने मारा था। उस वक्त तक इसका नाम मलिक फ़िरोज़ था। मलिक फ़िरोज़ ने इसे मार दिया था। वो क्या था, पहले तो वो इसका रीजेंट बन गया, लेकिन जब उसे पता चला कि बाकी के जो नोबल्स हैं उसके ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उसे मारना चाहते हैं, जिन्होंने इस 3 साल के बच्चे को इस शासक बनाया है, तो उसने क्या किया, उसके बेटों को कहा कि आप अब उसके परिवार के और लोगों को कहा कि आप शासक बन जाइए, लेकिन सभी को पता था कि जो भी शासक बनेगा उसे ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो अंत में ये खुद ही उसका रीजेंट बन गया और बाद में इसको सत्ता का लालच हो गया और इसने इस बच्चे को भी मार दिया। ऐसी भी स्टोरीज़ हैं कि इस बच्चे को इसने नहीं मारा था, वो भूख से ही मर गया था, लेकिन सच में जो आमिर खुसरो थे, कोर्ट पोएट थे, उनकी वो ज़्यादा एक उनकी बात मानी जाती है हिस्ट्री में कि वो सही लिखते थे। तो उनकी बातों में लिखा गया है कि आमिर खुसरो को कि इन्होंने मारा था उसको। तो क्या हुआ, जब ये शासक बन गए, 6 साल के लिए शासक बने थे, तो पहले तो ये उसी तरह से चलते थे जैसे शासक थे, बहुत ही शार्प माइंडेड आदमी था। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये बूढ़े हो गए, 70 साल की उम्र हो गई थी इनकी, तो इन्होंने सोचा कि अब मेरे जाने के दिन आ गए हैं, मैं एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। तो ये बड़े से बड़े ऑफेंडर्स जो मार काट करते हैं, मंगोल का इन्वेजन्स हुआ जैसे, वहाँ के लोग यहाँ पर आ गए, उन वो बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, लेकिन उन्होंने इसे माफ़ कर दिया। सभी ने कहा कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, आप इन्हें नहीं छोड़ सकते। अब्दाली ने भी कहा, माफ़ कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भी कहा कि ये हमें मार रहे हैं, आप इन्हें नहीं छोड़ सकते, इन्होंने हमारे देश पर हमला किया है, लेकिन इसने उन्हें छोड़ दिया। इन्हें बहुत लीनियंट अप्रोच थी इनकी, इसलिए सभी ने सोच लिया, तो जो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, इन्होंने सोच लिया कि आप बहुत गलत कर रहे हैं और हमें इन्हें मारना ही पड़ेगा। जो अलाउद्दीन खिलजी था, इनका भतीजा भी था और जवाई भी था। तो सभी नॉबल्स इनके खिलाफ़ हो गए थे। इन्होंने बहुत कम सज़ाएं दी हैं। सिर्फ एक जो सेज थे, एक संत थे, जो इनके खिलाफ़ षड्यंत्र रच रहे थे और उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी। तो वो चाहते थे, बहुत सारे नोबल्स भी उनके फॉलोअर्स थे, वो चाहते थे कि वो शासन में आ जाएं, तो उनको इन्होंने ज़रूर मारा था और उनको हाथी के नीचे उनका सिर दबवा दिया था। उसके अलावा इन्होंने किसी को भी कोई ख़ास सज़ा नहीं दी और 1210 में इसे अलाउद्दीन खिलजी ने ही मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी जब कैसे मारा? अलाउद्दीन खिलजी ने बिना इन्हें बताए ही उसने कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी। उसी वक्त सोच लिया था, जब वो इतने बड़े बड़े ब्लंडर कर रहे थे, कि अब तो मैं इन्हें मारूंगा और गद्दी हथियाऊँगा। तो उसने क्या किया, देवगिरी में वो बहुत ही कुशल शासक था, उसने बहुत सारे वॉर्स लड़े थे इनके लिए और बहुत सारे राज्य भी जीते थे। तो उसने क्या किया, देवगिरी का एक राज्य था, बहुत ही संपन्न राज्य था, बहुत ज़्यादा सोना था उसके पास, बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, घोड़े, कैवलरी बहुत ज़्यादा थे। तो उसने सोच लिया था कि अगर मुझे अपने शासक के ख़िलाफ़ विद्रोह करना है तो मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। तो इसने देवगिरी पर हमला किया और बिना इजाज़त लिए राजा के वहाँ पर हमला कर दिया और जीत लिया। तो उसके बाद इसने क्या किया, शासक बहुत गुस्सा हुए, ये जो फ़िरोज़ थे, ये बहुत गुस्सा हुए। तो जलालुद्दीन कहने लगे कि उसने विद्रोह किया है, मैं उसको मारूंगा। लेकिन उसके जो साथ के आदमी थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन्होंने समझाया कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो सारी दौलत आपको देना चाहते हैं। तो इसे समझा दिया और इसे मना लिया कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो सारी दौलत आपको दे देंगे। तो ये उनसे मिलने गया। जब वो वहाँ से उन्हें मिलने गया तो उसने इसे मार दिया। इसके साथ जो सोल्जर्स थे, थोड़ी बहुत आर्मी थी, सबको मार दिया और वहाँ का शासक बन गया। उसने इसका सिर एक भाले पे टांग कर अपने सारे राज्य में घुमाया, ताकि सबको पता लग सके कि नया राजा कौन है। तो अब आता है हमारी कहानी का इस रूल का सबसे क्रूअल और सबसे बड़ा शासक, जो पावरफुल शासक था, यही था। ये देखिए, काफ़ी कुछ रणवीर सिंह के जैसा लगता है, अगर फिल्मों में जाता तो ज़रूर हीरो बन जाता। तो ये अलाउद्दीन खिलजी है। तो ये क्या है, ये सबसे पावरफुल रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। इसने अलाई फोर्ट बनवाया था दिल्ली में और अलाई दरवाज़ा बनाया था। तो अलाई दरवाज़ा क्या है, एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। ये क्या है, अलाई फोर्ट, ये
सब मस्जिद के द्वार हैं। इसने सोचा था कि ये जो अलाई दरवाज़ा बनवाया है ये 4 दरवाज़े बनाएगा, लेकिन ये एक दरवाज़ा बनवा कर ही उसके बाद 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। इसने 20 साल तक राज किया और सबसे पावरफुल रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। इसने क्या किया, उस वक्त खलीफा होते थे, उनका धार्मिक होते थे फैसले वही लेते थे, लेकिन इसने क्या किया, जो धार्मिक और जो पॉलिटिकल रीजंस थे, इसने धार्मिक बातों में तो उनकी मानी, लेकिन इसने पॉलिटिकल बातों में से उन्हें दूर कर दिया। उससे पहले पॉलिटिकल फैसले भी बहुत सारे उनसे प्रेरित होते थे, लेकिन इसने कहा पॉलिटिक्स धर्म से दूर है और पॉलिटिक्स के फैसले मैं लूँगा। ये ज़्यादा मानता नहीं था किसी बात को भी, ये अपना रूल खुद बनाता था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया था। इसलिए जो आमिर खुसरो थे जिनकी मैंने बात की, वो इनके कोर्ट पोएट थे, मतलब इनके राज्य में उन्होंने सेवा निभाई थी। उन्हें पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेट ऑफ इंडिया। ये पूछ लेते हैं कभी, इसलिए बता रहा हूँ, पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, ये खुद भी वैसे बहुत शराब पीते थे, लेकिन इन्होंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि क्या था, ये धर्म को कम मान रहे थे, इसीलिए सभी लोग इनके खिलाफ़ हो रहे थे। इसलिए उन लोगों को साथ लेने के लिए इन्होंने शराब पे प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि शराब आज से कोई नहीं पिएगा। ये खुद भी पीना बंद कर दिया। और ये इन्होंने बहुत सारे प्लेसेस जगह दी मस्जिदें बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे दिए मस्जिदें बनाने के लिए, ताकि लोगों में पैसे के लिए जो इनकी रिलीजियस एक बात उड़ गई थी कि ये धर्म को नहीं मानते, ताकि लोग इनके साथ रहें और विद्रोह ना हो। तो क्या था, इनको पता था कि कोई भी कहीं भी विद्रोह कर सकता है। जैसे इन्होंने राजा को मार दिया तो कोई इन्हें भी मार सकता है, इसलिए इन्होंने स्पाई सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया। पहले भी देखिए बलबन ने भी ये स्पाई सिस्टम लाया था, लेकिन इन्होंने इसे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया और सेंट्रली पावर्स जो थी सेंट्रलाइज की, खुद के पास पावर रखी, ताकि सारे स्पाई सिस्टम से अपने जो परिवार वाले हैं, जो नॉबल्स हैं, जो उनकी, यहाँ तक कि नॉबल्स जो एक दूसरे से शादी करते थे अपने बच्चों की, वो भी इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी कि हाँ आप कर सकते हैं, ताकि इन्हें पता हो कौन कैसी अलायंस कर रहा है, ताकि कल को कोई विद्रोह हो तो उसके पहले ही उसे नजीठा जा सके। तो इनकी कैपिटल कहाँ थी, इन्होंने सीरी जो दिल्ली के पास है, लगभग 10-12 किलोमीटर के दूर, जो पुराना दिल्ली था उसके 10-12 किलोमीटर दूर एक सीरी एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। इसने एक सिस्टम चलाया जिसके साथ क्या था, जिसको कहा जाता है दाग और चेहरा सिस्टम। दाग क्या है, जैसे कोई घोड़े होते थे, कैवलरी होती थी, तो जो घोड़े होते थे उनको कभी बार बदल दिया जाता था। शाही घोड़े बहुत अच्छी नस्ल के होते थे, लेकिन जो युद्ध में यूज़ किए जाते हैं अच्छे नस्ल के होते हैं, लेकिन आम घोड़ों से कई बार बदल दिया जाता था। और वो युद्ध में आकर, जब वो युद्ध में उन्हें लेकर जाते थे तो सैनिकों को भी मरवा देते थे और युद्ध हारने की स्थिति भी आ जाती थी। इन्होंने उनकी मार्किंग की, आग में जलाकर, आप देखते नहीं सरिया उनके ऊपर लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं दाग, ताकि उनकी निशानदेही हो सके कि ये हमारा घोड़ा है। इन्होंने वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और सभी जो इनके सैनिक थे उनका, जैसे आज के टाइम पे आधार लगाया जाता है, उसी तरह से एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे उनकी निशानदेही की जा सके। उनका जैसे फेस बनवाया, ये हमारे उनका सारी डिटेल रखी, एक डाटा बनाया। तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। इन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाए, यानी कि खेती से संबंधित रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने एक 1000 पिलर वाला एक महल भी बनवाया, लेकिन वो आज की डेट में नहीं है, उसे नष्ट कर दिया गया आने वाली पीढ़ियों ने। इन्होंने हौज खास में एक वाटर टैंक भी बनवाया, हौज खास दिल्ली के पास, ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। और इन्होंने सीरी में अपने रॉयल इनहेबिटेंट्स के पास, जो रॉयल फैमिलीज़ है या उनसे जुड़े लोग हैं, उनके लिए एक वाटर टैंक बिल्ड करवाया, ताकि पीने का पानी की किसी तरह की कमी ना हो। ये इनके जाने के बाद भी बहुत सारी पुश्तों ने यहाँ से, ये मेन सोर्स रहा पानी का। डेक्कन एरिया में इन्होंने मलिक कफूर जो था, उस जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसकी हिस्ट्री में। मलिक कफूर है, ये कौर नहीं है, कफूर FB है। मलिक कफूर आपने शायद फिल्म में भी देखा होगा, जो गोरा सा पतला सा लड़का होता है जो बहुत ज़्यादा मारकाट करता है, उसका नाम है मलिक कफूर। वो एक स्लेव था जिसे इन्होंने ख़रीदा था 1000 दिनार देकर, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है।
वो ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू हैव अ स्टैंडिंग परमानेंट आर्मी एंड पेड सोल्जर्स इन कैश। इससे पहले क्या था, जब भी किसी शासक को लड़ाई लड़नी होती थी तो वो सोल्जर्स को इकट्ठा करता और लड़ाई की तैयारी करता, लेकिन उन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी की स्थापना की, यानी कि हर वक्त जो सैनिक ट्रूप्स तैयार रहेंगे युद्ध के लिए, कभी भी हमला हो वो तैयार ही मिलेंगे। तो इससे इन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको सशक्त किया और सभी सोल्जर्स को कैश में पेमेंट की। उससे पहले इक्ता सिस्टम चल रहा था कि ज़मीन लो, वहाँ से रॉयल्टी इकट्ठी करो। इन्होंने कहा आपका ये काम नहीं है, आपको कैश में दिया जाएगा। और इतनी बड़ी आर्मी बनाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी बनाई। एक कहा जाता है कि 4.25 लाख इनके पास घोड़े थे, घोड़ों की आर्मी थी। तो इतनी बड़ी आर्मी करने के लिए इन्होंने क्या किया, चीज़ों को सस्ता करने की कोशिश की। इसलिए इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, जैसे फूड ग्रेन मार्केट बनाई, क्लोथ मार्केट बनाई, स्लेव, हॉर्स एंड कैटल, इन सब की मार्केट बनाई। और अगर कोई चीट करता पकड़ा जाता, या बहुत सारे स्पाई छोड़ देते हैं वहाँ पर, अगर कोई चीट करता पकड़ा जाता, यहाँ तक कहा जाता है कि जैसे किसी ने कम तोला, जैसे 100 ग्राम कम तोला, तो ये उसका उतना मांस निकलवा लेता था। इतना डर था लोगों में, इसलिए वो चीट नहीं करते थे। इसने 1298 में गुजरात को जीता, 1301 में रणथंभौर को जीता। तो क्या हुआ, एक इसकी कहानी है कि ये चित्तौड़गढ़ की जो रानी थी, रतन सिंह की वाइफ थी, जो जिसका रोल दीपिका पादुकोणे ने किया है, तो उनसे प्यार कर बैठे थे। फिल्म में आपने देखा होगा, रणवीर सिंह उसके पीछे पड़ जाता है दीपिका पादुकोण के। रतन सिंह की वाइफ थी वो रानी पद्मावती। लेकिन ऐसे भी कहा जाता है कि 1512 में पद्मावत जो है, जो मलिक मोहम्मद जैसी एक राइटर थे, उन्होंने लिखी थी। ये बात है पहले की, ये लिखी कहानी बाद में गई है 1512 में। तो ये काफ़ी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये एक कहानी है, ये सच्चाई नहीं है, लेकिन इतिहास में इसका वर्णन कहीं मिलता है तो हम इसकी बात ज़रूर करेंगे। और काफ़ी बार इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पद्मावत के बारे में भी कहानी है कि इन्होंने उसे हथियाने के लिए उस राज्य पर हमला कर दिया, चित्तौड़गढ़ पे। और पद्मावत में क्या हुआ, अंत में रानी पद्मावती को जौहर करना पड़ा। जौहर का क्या मतलब होता है, वो अपने आप को आग में फेंक देना, अपने आप को आग लगा लेना और मर जाना, ताकि दुश्मन उनको पकड़ ना पाए। तो ये किसने लिखी थी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उसने क्या किया, इसने एक भी और काम किया था, किसी राजा ने कभी कर नहीं पाया था। दक्खन का जो एरिया था, डेक्कन का जो एरिया था, वो कभी भी कोई राजा जीत नहीं पाया था। लेकिन इन्होंने अपना एरिया डेक्कन के एरिया तक एक्सपेंड किया, बहुत ज़्यादा राज्यों को इसने जीत लिया था। मैंने आपको पहले ही बताया, आमिर खुसरो इसके कोर्ट पोएट थे, जिसे पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, तारीख़-ए-अलाई। इसका ये किसके बारे में लिखी थी, ये लिखी थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इन्होंने सितार की खोज की थी। ये मैं आमिर खुसरो की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सितार की खोज की थी। इन्होंने 8 दिल्ली के सुल्तानों के नीचे काम किया है, 8 दिल्ली के सुल्तानों के नीचे काम किया है। कहीं कहीं पे 6 लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं पे 8 लिखा होता है, आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे इसमें। तो अंत में अलाउद्दीन खिलजी 1316 में मर गया। कैसे मरा, इसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि इसका मलिक कफूर था, वो इस पे इसने बहुत ज़्यादा विश्वास था, और इसने अंत के दिनों में इसे एक बीमारी हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा शक करने लग गया था हर किसी पे, और इसने इसको अपना वाइसरॉय बना लिया था और सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये उसी से करवाता था। तो एक ऐसी भी कहानी है कि इन दोनों, जो मलिक कफूर और इनके बीच एक एलिज्ड रिलेशनशिप था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप था, बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था। तो उसके बाद ये भी कहा जाता है कि इसी ने उनकी आंखें फड़वा दी अलाउद्दीन खिलजी की, और उन्हें मार दिया, और उनके दोनों बेटों को भी मार दिया। उसके बाद वो 2-3 महीने के लिए रहा। 2-3 महीनों में उसने तहस नहस कर दिया राज्य को। इतने मतलब अत्याचार किया, सबकी वार लगा दी जिसे कहते हैं। उसके बाद उसको मार दिया किसी, और उसे गद्दी किसी और ने ले ली। वो किसने ली थी, वो ली थी मुबारक खान ने। मुबारक खान ने उसे मारकर गद्दी हथिया ली। जो मुबारक खान था, ये भी इनकी डायनेस्टी, ये एक हिंदू था, बाद में हिंदू स्लेव था। बाद में इन्होंने इधर आकर, इसके राज्य में आकर, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में आ गया, इसकी जो मिलिट्री थी उसमें आ गया, इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, और बाद में ये
पर इसका भी विद्रोह होने लगा क्योंकि ये बॉर्न हिंदू था, तो इसलिए इसके बाद इसको खसराव खान ने ओवरटेक कर लिया, लेकिन उसको भी जल्दी ही मार दिया। किसने मार दिया? गाजी मलिक। गाजी मलिक ही फिर गयासुद्दीन तुगलक बना, जिसने तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की। तो ये थी सारी खिलजी डायनेस्टी की बात। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये बेल आइकॉन है इसको दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो को आपके सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।